अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 11 मार्च 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 29 शाबान 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के इंतखाबात का 4 साल बाद ऐलान किया गया है। इस बार तलबा यूनियन के इंतखाबात 22 मार्च को होंगे। तलबा यूनियन के इंतखाबात का ऐलान करते हुए JNU के इलेक्शन कमेटी ने कहा कि वोटर लिस्ट आज 11 मार्च को तैयार की जाएगी और उम्मीदवारों की नामजदगी 14 मार्च से शुरू होगी। तलबा यूनियन के इंतखाबात 2023-24 के लिए वोटिंग 22 मार्च को होगी। इसके बाद वोटों की गिनती होगी और हतमी नताइज का ऐलान 24 मार्च को किया जाएगा। पैनल ने वोटरों की हैसियत से किसी भी मुमकिन बेहतरी की नागुज़ीर ज़रूरत पर जोर दिया। नामजदगी दाखिल करने से बहुत पहले फहरिस्त तैयार करनी होगी। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने मगरबी बंगाल की तमाम 42 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। इस फहरिस्त में जहां चंद पुराने नाम शामिल हैं, वहीं कुछ हैरत अंगेज नाम भी शामिल किए गए हैं। पार्टी ने मशहूर क्रिकेटर यूसुफ पठान को बहरामपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया है। वो मुमकिना तौर पर कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी के मुकाबिल होंगे। इसके अलावा TMC ने लोकसभा से बर्खास्त की गई मोदी नाकिद महुआ मित्रा को दोबारा कृष्ण नगर से ही लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। इनके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आज़ाद को भी टिकट दिया गया है। शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से रुकने पार्लियामेंट है और इन्हें यहीं से दोबारा मैदान में उतारा गया है, जबकि कीर्ति आज़ाद को दुर्गापुर सीट से टिकट दिया गया है। तृणमूल की फहरिस्त में यूसुफ पठान समेत 5 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर नुसरत जहां का टिकट काट दिया गया है। इनकी जगह पर हाजी नूरुल इस्लाम को टिकट दिया गया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स के बाद अब CPM ने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की पिटीशन दाखिल की है। इलेक्टोरल बॉन्ड के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट ने SBI को 6 मार्च को तफसीलात पेश करने की हिदायत दी थी, जिस पर बैंक ने अदालत में दरख्वास्त दाखिल करते हुए 30 जून का वक्त मांगा था। इस दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट पीर यानी आज समाअत करने वाला है, लेकिन इससे कबल CPM लीडर सीताराम येचुरी ने बैंक के खिलाफ तौहीन अदालत की पिटीशन दाखिल की है और इस पर अदालती हुक्म की दानिस्ता नाफरमानी करने का इल्ज़ाम लगाया है। जयपुर से मुंबई जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में अंधाधुंध फायरिंग के मुलजिम कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी के 2 साथियों को भी GRP ने मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया है। तवील जांच पड़ताल और मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश के बाद उमय आचार्य और नरेंद्र परमार को फोर्स से निकाल दिया गया है। ये कार्रवाई मुंबई सेंट्रल डिवीजन के सीनियर डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर SKS राठौर के जरिए की गई। रिपोर्ट में CCTV फुटेज और गवाहों के जरिए फराहम करदा मालूमात का जिक्र है, जिसमें यह वाज़ेह हुआ है कि उमय आचार्य चेतन चौधरी के जरिए की गई फायरिंग के वक्त S4 डब्बे के वॉशरूम में छुप गया था। इसने चेतन को राइफल निकालते हुए देखा था। इसके बावजूद इसने ASI तुकाराम मीना को तनहा छोड़ दिया था। दूसरे साथी नरेंद्र परमार के सामने ही चेतन चौधरी एक मुसाफिर को गन पॉइंट पर दूसरे डब्बे में ले गया था। 31 जुलाई 2023 को हुए इस दर्दनाक वारदात में इन दोनों RPF जवानों को अपने फर्ज से कोताही बरतने का मुजरिम पाया गया है। इसीलिए इनके खिलाफ एक्शन लेते हुए इन्हें मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने शिनाख्त की बराबरी को सनफी व मौके की बराबरी की तरह अहम करार देते हुए तलबा के तालीमी असनाद पर वालिदैन के नामों के इंदराज से मुतालिक अहम फैसला किया है। अदालत ने कहा है कि तलबा से मुतालिक हर इस दस्तावेज पर जिस पर वालिद का नाम होता है, वालिदा का भी नाम दर्ज किया जाए। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए इस हुक्म की पासदारी करना ज़रूरी होगा और इस पर किसी तरह की कोई बहस नहीं होनी चाहिए। जस्टिस श्री हरिशंकर ने यह हुक्म लॉ ग्रेजुएट रितिका प्रसाद की दरख्वास्त पर दिया है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इसने MIT लॉ स्कूल दिल्ली से 5 साला BA LLB कोर्स किया और इसे जब इसकी डिग्री दी गई तो इसमें सिर्फ इसके वालिद का नाम दर्ज था। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से कहा कि इसकी डिग्री पर इसके वालिद और वालदा दोनों का नाम होना चाहिए। इस दरख्वास्त पर समाअत करते हुए अदालत ने कहा है कि दरख्वास्त गुजार ने एक ऐसा मौजू उठाया है जिसकी बज़ाहिर कोई अहमियत नज़र नहीं आती, लेकिन अगर इस पर गौर किया जाए तो इसकी समाजी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इस ज़िम्मन में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 6 जून 2014 को एक सर्कुलर भी जारी किया था, लेकिन इसे नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिस पर अदालत ने अफसोस का भी इजहार किया। मुल्क का आइन बदलने के लिए अवाम से 400 सीटें देने के BJP लीडर की अपील पर अपोजिशन ने सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए इसे वज़ीर-ए-आज़म मोदी और RSS के खुफिया मंसूबे का अवामी ऐलान करार दिया। कांग्रेस के साबिक़ सदर ने कर्नाटक के BJP लीडर अनंत कुमार हेगड़े के इस बयान पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि BJP रुकने पार्लियामेंट का यह बयान कि इन्हें आइन में तब्दीली के लिए 400 सीटों की ज़रूरत है,
नरेंद्र मोदी और आरएसएस के पोशीदा इरादों का खुला ऐलान है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए मजीद कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी का आखिरी हदफ बाबा साहब के आइन को तबाह करना है। वो इंसाफ, मसावात, शहरी हुकूक और जमहूरियत से नफरत करते हैं। दूसरी तरफ कर्नाटक की बीजेपी यूनिट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पार्टी हेगड़े के बयान से इत्तेफाक नहीं करती है और मुल्क के आइन का तहफ़्फ़ुज़ इसकी जिम्मेदारी है। गुज़िश्ता रात गुजरात के जूनागढ़ में हालात कशीदा हो गए। यहाँ अफसरान एक बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स के साथ बुलडोजर लेकर पहुंचे और एक दरगाह को मुनहदिम कर दिया। हफ्ता और इतवार की दरमियानी रात जूनागढ़ में इस दरगाह के अलावा मुख्तलिफ मुकामात पर बनाए गए 2 गैर कानूनी मंदिरों को भी हटाया गया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक दरगाह को गिराने का काम रात तकरीबन 2 बजे शुरू हुआ, जो सुबह तकरीबन 5 बजे तक जारी रहा। मामले की संगीनी को देखते हुए इलाके में तकरीबन 1000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे, जिन्होंने दरगाह से तकरीबन 300 से 400 मीटर के फासले पर बैरिकेड लगाकर पूरे इलाके को घेरे में ले लिया था। दरगाह को गिराने के लिए गुज़िश्ता साल भी पुलिस आई थी। दरगाह के इंहदाम के बाद पुलिस ने इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी है। पुलिस किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। लोकसभा इंतखाबात से ऐन क़ब्ल इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल का इस्तीफा आइंदा लोकसभा इंतखाबात पर बड़े सवालिया निशान खड़े कर रहा है। इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और दिल्ली की काबीना वजीर आतिशी ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात से ऐन क़ब्ल इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल का इस्तीफा देना लोकसभा इंतखाबात पर एक बड़ा सवालिया निशान है। एक इलेक्शन कमिश्नर जिसका तकर्रुर खुद बीजेपी ने किया था, जिसका तकर्रुर बीजेपी के ज़ेर इख्तिदार मरकजी हुकूमत दिफा के लिए सुप्रीम कोर्ट में गया था, लोकसभा इंतखाबात से ऐन क़ब्ल इनके इस्तीफे की वजह क्या है? उन्होंने कहा कि आज पूरे मुल्क के सामने एक ही सवाल है कि बीजेपी हुकूमत वाली मरकजी हुकूमत ने इंतखाबात में ऐसी कौन सी धांधली की जो इसका अपना आदमी भी नहीं बर्दाश्त कर सका और इस्तीफा देना ही बेहतर समझा। लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने कौन सा गलत काम करने को कहा जो इनका अपना आदमी भी ना कर सका और इस्तीफा दे दिया। 2027 तक अपनी मुद्दत मुलाजमत छोड़ दी। आतिशी ने कहा कि आज ये सवाल उठाए जा रहे हैं जिस तरह चंडीगढ़ के मेयर के इंतखाबात में धांधली की कोशिश की गई, क्या अरुण गोयल जी से भी कुछ ऐसा ही करने को कहा जा रहा था? उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा कि बीजेपी पूरे मुल्क को बताए कि इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने इस्तीफा क्यों दिया। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी तेलंगाना में इख्तियार पाने के बाद 11 मार्च को इंतखाबात से कबल के 6 वादों में 5वीं जमानत का आगाज कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर भद्राचलम में 5वीं जमानत इंद्रम्मा एंडलू पर अमल का आगाज आज करेंगे। स्कीम के जरिए प्लाट मालिक दरख्वास्त गुजारों को हुकूमत से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है इन्हें मकान की फराहमी में अमल में लाई जाएगी। मनसूबे के मुताबिक हुकूमत हर हल्का असम्बली में 3500 मकानात की फराहमी का मनसूबा रखती है। इस स्कीम में शफाफियत के लिए हुकूमत ने मुतल्लिका अहदेदारों को सख्त रहनुमाना खतूत तैयार करने के अलावा हर ज़िले में कलेक्टर को स्कीम की जिम्मेदारी तफवीज़ करने की हिदायत दी है। हुकूमत ने इख्तियार हासिल करने के साथ ही पहली ज़मानत महालक्ष्मी में ख़वातीन के लिए मुफ्त बस की सहूलत के अलावा आरोग्यश्री के तहत इलाज की रकम को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख तक कर दिया था। इसके बाद 200 यूनिट तक मुफ्त बरक़ी स्कीम के आगाज़ के अलावा 500 रुपये में पकवान गैस सिलेंडर की स्कीम पर अमल का आगाज़ किया गया। इन ज़मानतों पर अमल के बाद अब भद्राचलम में इंद्रम्मा एंडलू इम्कना स्कीम का आगाज़ किया जाएगा और हुकूमत से तेलंगाना के 119 हल्के जात असम्बली में इम्कान जात की फराहमी के इक़दाम का आगाज़ कर दिया जाएगा। बीजेपी रुकन असेंबली के वेंकटरमना रेड्डी ने यह कहते हुए सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी है कि वो 2028 में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर होंगे। कामारेड्डी असेंबली हलके से मुंतखब वेंकटरमना रेड्डी ने कहा कि वो 2028 में चीफ मिनिस्टर बनने की मनसूबाबंदी में है। रियासत में 2028 में बीजेपी हुकूमत यकीनी है। उन्होंने चैलेंज किया कि अगर बीजेपी हुकूमत तश्कील नहीं पाती तो वो सियासत से सुबुकदोशी इख्तियार कर लेंगे। कामारेड्डी बीजेपी रुकन असेंबली साबिक में भी इस तरह के सनसनीखेज बयानात दे चुके हैं। वाज़ेह के बीआरएस और बीजेपी कायदीन लोकसभा इंतखाबात के बाद रेवंत रेड्डी की बीजेपी में शमूलियत की पेशकशियाँ कर रहे हैं। ऐसे में वेंकटरमना रेड्डी के बयान ने सियासी हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट के टी रामाराव ने कहा कि तेलंगाना अवाम को कांग्रेस को बरसर इख्तियार लाने का अफसोस है और इन्हें अपनी गलती का पूरी शिद्दत के साथ एहसास हो रहा है। कामारेड्डी असेंबली हल्के में पार्टी के तौसीई इजलास से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अवाम से जो वादे किए हैं इनकी तकमील में नाकाम हो चुकी है। हुकूमत के 3 माह की तकमील के बावजूद जमानतों पर अमलावरी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि कामारेड्डी के अवाम ने कांग्रेस की जमानतों पर भरोसा किया लेकिन आज वो मायूस हैं। केटीआर ने कहा कि हर तारीकी के बाद रोशनी आती है।
इस तरह आइंदा चंद दिनों बाद BRS भी तारीकी से रोशनी में आ जाएगी। KTR ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि सुबह उठते ही KCR पर तनकीद करना इनका मामूल बन चुका है। जिस तरह इंतखाबात में अवाम को झूठे वादों के जरिए गुमराह किया गया, इसी तरह KCR और BRS हुकूमत के खिलाफ इल्जाम तराशी की जा रही है। इंजमाम हैदराबाद पुलिस एक्शन की मस्क करता तारीख पर मुश्तमिल नफरत अंगेज फिल्म रजाकार के खिलाफ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की जानिब से तेलंगाना हाई कोर्ट में रेड दरख्वास्त मफाद आमा दाखिल करते हुए इस फिल्म पर रोक लगाने की ख्वाहिश की गई है, जिसकी समाअत तेलंगाना हाई कोर्ट में 11 मार्च को चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट आलोक राधे और जस्टिस अनिल कुमार की बेंच पर होगी। मुतनाज़ा फिल्म रजाकार, जिसमें मुसलमानों को जालिम और मुखालिफ हिंदू के अलावा इन्हें जबरी तब्दीली मजहब करवाने वालों के तौर पर पेश करते हुए ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि सुकुत हैदराबाद से कबल रियासत दक्कन हैदराबाद की हिंदू आबादी पर मजालिम ढाए गए, जो कि हकीकत से बईद है। बीजेपी कायद नारायण रेड्डी की जानिब से तैयार की गई इस फिल्म की नुमाइश का 15 मार्च से आगाज होने जा रहा है, जिसके खिलाफ APCR ने तेलंगाना हाईकोर्ट से रुजू होते हुए इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की दरख्वास्त दाखिल की है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मौजूद तमाम शादी खानों को सूती आलूदगी फैलाने से रोकने के लिए नोटिस जारी करने और इस सिलसिले में वाज़ेह हिदायत जारी करने की महकमा पुलिस को अहकाम दिए हैं। बोयिनपल्ली के 2 सरकर्दा शादी खानों में जहां रात देर गए मौसीकी रेस प्रोग्राम्स के इनेकाद के सबब शहरियों को हुई तकलीफ, बिलखुसूस अतराफ व एकनाफ के रिहायशी आबादियों को होने वाली मुश्किलात के सिलसिले में चीफ जस्टिस तेलंगाना हाईकोर्ट जस्टिस आलोक राधे को रवाना करदा एक दरख्वास्त को उन्होंने अज़खुद दरख्वास्त मफाद आमा के तौर पर कबूल करते हुए इसकी समाअत की और महकमा पुलिस को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर बोयिनपल्ली के इन दोनों शादी खानों के साथ साथ दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मौजूद शादी खानों के मालिकीन को नोटिस रवाना करते हुए इन्हें इस बात का पाबंद बनाएं कि मुअय्यना वक्त के बाद किसी भी तरह की सूती आलूदगी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस आलोक राधे और जस्टिस अनिल कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने अदालत को मौसूल हुई शिकायत का जायजा लिया, जिसमें कहा गया था कि वक्त के बाद भी रात देर गए तक इन शादी खानों में मौसीकी व सामे नवाजी के प्रोग्राम जारी रहते हैं, जिसके सबब इलाके के मकीनों की नींद और आराम में खलल पैदा हो रहा है। अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने मुल्क में पुलिस की बढ़ती लाकानूनियत, तशद्दुद और दरिंदगी पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने दिल्ली में नमाजियों के साथ पुलिस ओहदेदार के गैर अखलाकी और गैर जमहूरी रवैये की मजम्मत की और गुजरात के जूनागढ़ शहर में दरगाह शरीफ की बेहुरमती और मसमार किए जाने को सियाह दिन से ताबीर किया। मौलाना जाफर पाशा ने कहा कि दिल्ली में जुम्मे को पुलिस ओहदेदार ने नमाज से रोकने के लिए जो हरकत की है वो इंसानियत को शर्मसार करती है। इस वाक़े ने महकमा पुलिस की कारकर्दगी को दागदार कर दिया है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि समाज के अमन पसंद हिंदू भाइयों और दीगर तबकात ने इस वाक़े की मजम्मत की है। मुल्क और बैरून मुल्क हिंदुस्तान की छवि मुतासिर हुई है। ऐसा मालूम होता है कि जुनूनी ओहदेदार ने तरक्की पाने के लिए अपनी ज़हनियत का मुजाहरा किया ताकि सियासी आखाओं को खुश किया जा सके। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह मेडीचन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में सरकारी मुलाजमीन, असातिज़ा की तंजीमों और वर्कर्स यूनियन के कायदीन के साथ एक इजलास मुनक़िद किया और इनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल करते हुए मुलाजमीन के DA की मंजूरी के साथ साथ दीगर मसाइल पर भी मंगल को होने वाले काबीना के इजलास में फ़ैसला लेने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मुलाजमीन तंजीमों के कायदीन से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला ने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल से मुलाजमीन तंजीमों के कायदीन को मुलाजमीन के मसाइल हुकूमत के सामने पेश करने का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से मुलाजमीन को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन के मसाइल को हल करने का कांग्रेस पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में वादा किया था। इन मसाइल को हल करने की जिम्मेदारी अवामी हुकूमत लेगी। उन्होंने कहा कि अब तक मुलाजमीन तंजीमों के एजाजी सुदूर की हैसियत से चंद्रशेखर राव के अफराद ख़ानदान ही थे, जिसकी वजह से मुलाजमीन के मसाइल को नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन में एतमाद पैदा करने के लिए इनके साथ ये इजलास तलब किया गया। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन के मसाइल की यकसुई के लिए इनकी हुकूमत ने पहले ही काबीनी सब कमेटी तश्कील दी है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लिमानी इंतखाबात के इलामिया की इजराई से अनक़ब्ल इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल के इस्तीफ़े को ताज्जुब ख़ेज़ और चौंका देने वाला करार दिया और यह जानना चाहा कि इस इस्तीफ़े के बारे में इलेक्शन कमिश्नर खुद बताएंगे या हुकूमत इस सिलसिले में वजाहत जारी करेगी। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने हल्के पार्लिमान हैदराबाद में तरक्याती कामों की इफ्तिताई तकरीब के मौके पर सहाफ़ियों की जानिब से इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े से मुतालिक सवाल के जवाब में ये बात बताई। ओवैसी ने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात का शेड्यूल 13 मार्च के आसपास जारी होने की तौक़्क़े है।
इनके इस्तीफे की वजह मालूम ना हो सकी। सदर मजलिस ने कहा कि पार्लियामेंट में इलेक्शन कमिश्नर से मुतालिक जब बिल लाया गया था उस वक्त मजलिस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के बारे में ये वाज़ेह कर दिया था कि हुकूमत ने गलत कानून मुतारिफ किया है। मौजूदा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफवर्जी करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर कर रही है। ओवैसी ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर की कमेटी में वज़ीर आज़म, एक काबीना वज़ीर और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, यानी हुकूमत के 2 नुमाइंदे इस कमेटी में शामिल होंगे। तो जाहिर है कि हुकूमत अपने पसंद के लोगों को इलेक्शन कमिश्नर बनाएगी। यहाँ तक कि सर्च कमेटी में भी हुकूमत के अरकान की तादाद ज़्यादा होगी। इसलिए उन्होंने पार्लियामेंट में ही ये वाज़ेह कर दिया था कि मोदी हुकूमत ने गलत कानून मंजूर किया है। बड़ा ताज्जुब खेज़ वाक़या है, बड़ा ही शॉकिंग है कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अपना शेड्यूल जारी करने वाला है 13 तारीख के बाद कभी भी, और उससे चंद दिन पहले इलेक्शन कमिश्नर साहब गोयल साहब अपना इस्तीफ़ा पेश करते हैं। तो इस पर नहीं मालूम क्या वजह है, क्यों उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। और हमने मजलिस ने शुरू में ही हमने पार्लियामेंट में जब बिल लाया गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का, मैंने खुलकर कहा था कि ये गलत तरीक़े से सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाकर हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर रही है। यानी एक तो प्राइम मिनिस्टर होंगे उसमें, और दूसरी कमेटी के मेंबर होंगे एक मिनिस्टर, और तीसरे जो है लीडर अपोजिशन होंगे। तो यानी आप 2 हुकूमत की तरफ जब होंगे तो ज़ाहिर हुकूमत अपने ही पसंद के लोगों को वहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाएगी। जो सर्च कमेटी है, सर्च कमेटी में भी पूरा मेंबर ज़्यादा हुकूमत के हैं।